एक बॉलीवुड हीरो सेक्स वर्कर से राखी बंधवाने गए थे और मैं वो न्यूज़ कवर करने के लिए गई थी। और जब भी मैं वहाँ पे गई तभी मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत छोटी उम्र की लड़कियां को जबरन देह व्यवसाय करवाया जाता है। वर्जिन लड़की होती है उसका तो पहले ही सौदा होता है, उसका ऑक्शन होता है, उसके मल्टी मिलियनर वर्जिन गर्ल की डिमांड करते हैं। तो एक लड़की मतलब पहले दिन ही 5 लाख 10 लाख में बिकी जाती है वो एक नाइट के लिए। अभी ड्रग्स की हेराफेरी सुना था, वेपन की हेराफेरी सुना था, लेकिन मानव तस्करी मैंने पहली बार सुना। और ये मानव तस्करी से गरीब राज्यों से, गरीब देश से लड़कियां को लाया जाता है और यहाँ पे जबरन उनके पास वेश्या व्यवसाय करवाया जाता है। पुलिस स्टेशन में गए, लड़कियों ने बयान दिया कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। तो तभी पुलिस बोली आपको समाज सेवा का भूत चढ़ा है ना, लेके जाओ अपने घर पे। सब लड़कियां हम अपने घर पे लेके आए और तब से हमने डिसाइड कर लिया कि हम इनके लिए काम करेंगे, लेकिन हम वो नेपाल की जो संस्था है उसके वॉलंटियर बन के काम करेंगे। तो वहां से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई। अभी हम पुलिस के साथ वहां पे गए लेकिन लड़की नहीं मिली। फिर वो हिडन सेल तोड़ना पड़ा, जैसे दीवार के पीछे होता है आपको पता भी नहीं चलेगा, वो निकालनी पड़ी। तो अर्ध बेहोश हालत में वो लड़की थी, वो जिंदा रहेगी कि नहीं। तो वैसे तो बहुत सारे अनुभव हमारे ऐसे रहे हैं कि जो पेनफुल हो, उसको थोड़े दिन रखा जाता है एक जगह पे, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि क्लाइंट के साथ कैसे बर्ताव करना है। मैंने उनको पूछा कि आपकी मम्मी सेक्स वर्कर है, आप पढ़ाई करते हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे नसीब में पढ़ाई कहाँ, हम तो यहाँ पे गंदा काम करते हैं। देखो अच्छी तरह। जी, हमारी टीम के ऊपर बहुत बार अटैक हुआ है और 2005 में मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ है। लेकिन मैं पेरेंट्स से एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपका बच्चा क्या कर रहा है वो आप ध्यान दो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी सुनकर आपकी आंखें एक बार ज़रूर नम हो जाएंगी। आज मेरे साथ हैं त्रिवेणी बालकृष्ण आचार्य। ये एक एनजीओ चलाती हैं रेस्क्यू फाउंडेशन के नाम से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो देह व्यापार है वो दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है और सबसे प्राचीनतम व्यवसायों में से एक है। आज भी सरकारों के लाख प्रयासों के बाद भी ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन कुछ शख्सियत हैं, कुछ लोग हैं, कुछ एनजीओज़ हैं जिनके प्रयासों के दम पर ये इतने बड़े सिंडिकेट से मुकाबला कर रही हैं। ये जो एनजीओ चल रही है रेस्क्यू फाउंडेशन, ये बेसिकली बच्चियों को रेस्क्यू किया जाता है। जिन बच्चियों को घर से किडनैप कर लिया जाता है या किसी तरीके से बच्चियां गायब हो जाती हैं, उन बच्चियों को रेस्क्यू करके लाना और अपने पास रखना और उन्हें आगे पढ़ाने लिखाने का दायित्व करना। तो चलिए आज जानते हैं त्रिवेणी जी से इनकी पूरी जर्नी के बारे में और पूरी फाउंडेशन के बारे में। त्रिवेणी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानना चाहेंगे आपसे, आप ही की जुबानी, कि आपका जो सफ़र था वो कैसा रहा, क्या है आपकी फाउंडेशन और उसके फाउंडेशन के बारे में बताइए, और जो पूरी वर्किंग है आपकी फाउंडेशन की इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम त्रिवेणी बालकृष्ण आचार्य है। मैं भी एक रिपोर्टर थी। कुछ न्यूज़ कवर करने के लिए गई थी मुंबई के जो बदनाम गलियां बोलते हैं कमाठीपुरा में। तभी हमारे एक बॉलीवुड हीरो सेक्स वर्कर से राखी बंधवाने गए थे और मैं वो न्यूज़ कवर करने के लिए गई थी। और जब भी मैं वहाँ पे गई तभी मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत छोटी उम्र की लड़कियां को जबरन देह व्यवसाय करवाया जाता है और पुलिस की नज़र के सामने ये पूरा इतना रेड लाइट एरिया चल रहा है, लेकिन इसके लिए कोई आगे आके काम नहीं कर रहा है। और जब मैं गली में, मुझे देखना था कि ये
बदनाम गलियां क्या होती है। और जब मैं गली में गई और वहाँ पे 12-13 साल की लड़कियां मेकअप कर रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि आपकी मम्मी सेक्स वर्कर है, आप पढ़ाई करते हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे नसीब में पढ़ाई कहाँ, हम तो यहाँ पे गंदा काम करते हैं। और मैंने पूछा ये अच्छा लगता है? तो बोले नहीं, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, हमारे नसीब में यही है। हमको नेपाल से दलाल अगवा करके लाया और यहाँ पे बेच दिया है। अभी तो हमारी मजबूरी बन गई, हम यही हमारी जिंदगी कटेगी। मैं बोली तुम घर जाना चाहते हो? बोले हाँ जाना चाहते हैं, लेकिन कौन जाने देगा? मैं बोली मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। बोले नहीं, ये गली के गुंडे जो खड़े हैं बाहर वो आपको भी मार डालेंगे। हमने भागने की कोशिश किया लेकिन हम सक्सेस नहीं हुए और हमारे पे अभी टॉर्चर हो रहा है। और तभी ये बात कर रही थी, उतने में उनकी कोठा मालकिन मैडम आ गई और मुझे बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बोली पत्रकार हूँ, कहानी लिख रही हूँ। बोले निकलो नहीं तो यहाँ से मार डालेंगे। तो मैं वहाँ से भाग निकली, लेकिन तभी वो लड़की में मुझे अपनी खुद की बेटी का चेहरा दिखाई दिया कि अगर मेरी बेटी वो जगह होती तो। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इनके लिए मैं काम करूँगी, लेकिन कैसे करेंगे, क्या करेंगे। प्रिंट मीडिया था, आई, मैंने न्यूज़ बनाया, चीफ रिपोर्टर ने न्यूज़ देख के डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि उनके लिए वो इतने मायने नहीं रखती थी जो बाकी के चीज़ें जो होती थी। तो मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं पहली बार इमोशनल हो गई, क्योंकि एक जर्नलिस्ट होने के नाते रोज बलात्कार या मर्डर या कम्युनल राइट्स वो तो सब देखते थे और मैं कभी इमोशनल नहीं हुई, लेकिन उस दिन मैं बहुत इमोशनल हो गई। मैं घर जाके अपने पति के पास रोने लगी कि हमारी बेटी की उम्र की लड़कियों के पास वेश्या व्यवसाय करवाया जा रहा है। और मैंने आज पहली बार शब्द सुना मानव तस्करी। अभी ड्रग्स की हेराफेरी सुना था, वेपन की हेराफेरी सुना था, लेकिन मानव तस्करी मैंने पहली बार सुना। और ये मानव तस्करी से गरीब राज्यों से, गरीब देश से लड़कियां को लाया जाता है और यहाँ पे जबरन उनके पास वेश्या व्यवसाय करवाया जाता है और उनके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। हमें काम करना चाहिए। तो तभी मेरे पति मिलिट्री में 15 साल रह के रिटायर होके आए थे। बोले जरूर करना चाहिए। और ये बारे में मैं तुम्हारे से कब से बात करना चाहता था, क्योंकि मैंने अभी जो बिजनेस शुरू किया है उसमें एक लड़का है, बंगाली लड़का, वो इसकी फैमिली के बिना यहाँ पे रह रहा है और वो रेड लाइट एरिया का कस्टमर है। अभी वो एक लड़की के पास जाता है, वो सेक्स वर्कर है, लेकिन वो लड़का बोलता है कि मुझे वो लड़की से शादी करनी है, सेक्स वर्कर से। तो मैं बोला कि इसमें तो मुझे कुछ पता नहीं चलता है। तो वो लड़का मुझे बार बार बोल रहा है कि आपकी पत्नी रिपोर्टर है, उनका पुलिस, पॉलिटिशियन सबके साथ अच्छा रिलेशन है, तो आप उनको बोल के वो लड़की को रेस्क्यू करवा दो ताकि मैं शादी कर लूँ। तो मेरे पति बोले मैं 2-3 महीने से सोच रहा था कि मैं तुम्हें ये बात कैसे करूँ, लेकिन आज तुमने सामने से रेड लाइट एरिया और सेक्स वर्कर की बात कही तो चलो वहाँ पे तो हजारों लड़कियाँ, सबको नहीं बचा सकते, लेकिन ये एक लड़की को हम रेस्क्यू करेंगे। मेरा सेल्समैन है, वो उससे शादी कर लेगा और अपनी जिम्मेदारी खत्म। तो हमने सोचा कि चलो सबके लिए नहीं कर पाएंगे, एक लड़की के लिए करते हैं। लेकिन एक लड़की को जब हम रेस्क्यू करने गए तभी 15 लड़कियां बाहर आई और हाथ जोड़ने लगी, पैर पकड़ने लगी कि हमको ये नर्क से निकालो, हमको हमारे गांव जाना है, हमारे माँ बाप के पास जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना है। और तभी हमारे सामने धर्म संकट खड़ा हुआ कि एक को बचाने आए थे, इतने को कहाँ लेके जाएंगे। लेकिन फिर हमने सोचा कि ठीक है, पुलिस स्टेशन ले लो, लड़की का बयान लो। पुलिस स्टेशन में गए, लड़कियों ने बयान दिया कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। तो तभी पुलिस बोली आपको समाज सेवा का भूत चढ़ा है ना, लेके जाओ अपने घर पे। सब लड़कियां हम अपने घर पे लेके आए। बाद में फिर वो सब नेपाली थी, 15 लड़कियों को। हाँ, बाद में जो लड़की जिसको हमने रेस्क्यू किया था हमारे सेल्समैन के लिए कि शादी करना चाहते, तभी लड़की ने बोला कि सॉरी, थैंक यू, आपने मुझे बताया। वहाँ से निकलने का एक जरिया मैं ढूंढ रही थी। मैंने प्यार का ड्रामा किया था, क्योंकि जिसके साथ प्यार किया था उसने मुझे यहाँ बेच डाला है। तो अभी मैं कैसे प्यार पे विश्वास करूँ। मुझे अगर नेपाल मेरे घर तक पहुँचाने की आप अगर
इंतज़ाम कर देंगे तो अच्छा है। तो बाकी सब लड़कियां नेपाल की थी, तो हम नेपाल छोड़ने गए। और नेपाल में किसी का घर मिला, किसी का नहीं मिला, किसी परिवार ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कोई HIV पॉजिटिव हो गए थे, कोई कवारी माँ बन गई थी, किसी ने बोला कि हमारा तो नाक कट गया, तुम तो प्रेमी के साथ भाग गई थी, तो हम नहीं लेंगे। तो वैसे 6-7 लड़की को उसके घर पे छोड़ा और बाकी की लड़कियों को हमने एक संस्था में रखा, जो नेपाल की संस्था थी, माइती नेपाल। और तब से हमने डिसाइड कर लिया कि हम इनके लिए काम करेंगे, लेकिन हम वो नेपाल की जो संस्था है उसके वॉलंटियर बन के काम करेंगे। तो वहाँ से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये जो रेस्क्यू फाउंडेशन है, ये वो कोई अलग से संस्था है या वो नेपाल से ही कोरिलेटेड है? नहीं, रेस्क्यू फाउंडेशन एक अलग संस्था है। कब आपने फॉर्म? ये हमने 2000 में फॉर्म किया। पहले हम जब ये काम कर रहे थे तभी नेपाल की हम वॉलंटियर करके काम कर रहे थे, लेकिन 96 में हमें संस्था रजिस्टर करनी पड़ी, तभी हमने माइती नेपाल मुंबई करके रजिस्टर किया। लेकिन बाद में हमें लगा कि एक नेपाल स्पेसिफिक वर्ड हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हमने रेस्क्यू फाउंडेशन करके नाम चेंज किया 2000 में। हमने देखा भी है, कई NGO से हमारी बात भी होती है, तो जो इस तरह के प्रोफेशंस में लड़कियां फंस जाती हैं देह व्यापार के अंदर, तो वो कच्ची उम्र की बच्चियां होती हैं, उनको किसी ना किसी तरह से बहला के, फुसला के, या मतलब शादी का लालच दे के लाया जाता है। तो इस पे किस तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, एक तो डिमांड है वर्जिन माइनर की, और छोटी लड़की को उल्लू बनाना आसान है, उसको कैसे भी पटा के, बहला के, फुसला के, डरा के, धमका के उसको लाना आसान है, इसीलिए डिमांड भी है और उसको ट्रैफिक करना आसान है, इसीलिए वो लड़कियां ऐसे लाई जाती है। इसको वो लड़की को ट्रैफिक करने का अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी है। कोई बोलते हैं कि बॉलीवुड में काम दिलाएंगे। अभी गरीब, ज़्यादातर टारगेट एरिया होता है गरीबी, इलिटरेट है, ब्रोकन फैमिली है, गाँव की लड़कियां है, पहाड़ों की लड़कियां, जैसे नेपाल है, नॉर्थ ईस्ट है, दार्जिलिंग है, वो साइड की लड़कियों की डिमांड भी है, वहाँ पे गरीबी भी है। और दलाल जो है वो ऐसी लड़कियों को टारगेट करते हैं। क्या ये चीज़ खाली देह व्यापार तक सीमित है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि उनके ऑर्गन्स वगैरह का भी आगे कोई बिजनेस इस तरह के लिंक्स में निकलते हैं? ये सब साथ साथ जुड़ा हुआ है बहुत, कि ये लड़कियां जो ट्रैफिक होती है, देखिए हमारा एक्सपर्टी है सिर्फ रेड लाइट एरिया या जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, लेकिन हमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे मिलती है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ट्रैफिकिंग किया जाता है। लेकिन हमारे जो रेड लाइट एरिया में हम रेस्क्यू करते हैं, वहाँ पे हमारे ध्यान में ऐसे कोई केस आए नहीं है जो उनकी किडनी निकाल ली हो। त्रिवेणी जी, अभी तक आप कितनी बच्चियों को रेस्क्यू कर चुके हैं? 7000 से ज़्यादा। ज़्यादातर कौन से स्टेट से आए हैं हिंदुस्तान? आपके द्वारा जो रेस्क्यू की गई हैं बच्चियाँ, वो मैक्सिमम कौन से स्टेट से हैं? देखिए, पहले ऐसा होता था कि नेपाल से ज़्यादा हुआ करती थी, और नॉर्थ ईस्ट, अभी बांग्लादेश, म्यांमार, अभी तो वेस्ट बंगाल, अभी आंध्र, यूपी, सब एरिया आ गया है, सब स्टेट ज़्यादातर आ गए हैं। अभी हमारे 4 शेल्टर होम में 7 अलग अलग देश की लड़कियां हैं और 22 राज्यों की लड़कियां हैं। अगर दिल्ली जैसे राज्य की बात करें, तो दिल्ली से अगर किसी बच्ची को किडनैप किया जाता है तो किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी रहती है कि उसको कौन से स्टेट में ले जाया जाता है ज़्यादातर? देखिए, कभी दिल्ली से लड़की अगर दिल्ली की प्रॉपर है तो मुंबई से हमने बहुत सारी लड़कियां रेस्क्यू किया है जो हम दिल्ली वापस लाए हैं। उनको बोलते हैं कि डांस में, ऑर्केस्ट्रा में काम मिलेगा, तो हम मुंबई, पुणे से दिल्ली की लड़कियों को रेस्क्यू करके लाए हैं। इवन बेंगलोर तक भी दिल्ली की लड़कियां जाती हैं। इसमें गवर्नमेंट का कितना सहयोग रहता है आपको? गवर्नमेंट का, पुलिस का, प्रशासन का?
गवर्नमेंट का बहुत सहयोग रहता है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है तो हम पुलिस का कांटेक्ट करते हैं, एनसीपीसीआर का कांटेक्ट करते हैं, तो तुरंत वो हमें पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं और जो भी कानूनी कार्यवाही होती है वो कानूनी कार्यवाही में हमें हेल्प करते हैं। हम रेड के लिए जाते हैं, हमारा पंचनामा करने के बाद सरकारी व्हीकल में लेडीज पुलिस के साथ हम बोलते हैं कि आप सिंपल ड्रेस में चलो, तो हम जैसे गाइड करते वैसे पुलिस हमको सपोर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट से हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इवन फॉरेन नेशनलिटी की मिसिंग कंप्लेन होती है, अभी तो सभी एम्बेसियाँ जो है वो भी हमें कांटेक्ट करती है, होम मिनिस्ट्री भी हमें कांटेक्ट करती है। अभी समझो कि नेपाल एम्बेसी है या थाई एम्बेसी है, वो मिसिंग लड़की की कंप्लेन अगर हमारी होम मिनिस्ट्री के पास गई है तो तुरंत पुलिस हमारा कांटेक्ट करती है और हमें बोलती है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो। क्योंकि 30 साल से हम जो ये एरिया में काम कर रहे हैं, हमारे 100 से ज़्यादा स्पाई है अंडर कवर जो हमारे इन्फॉर्मर है। तो ऑल ओवर इंडिया में कहाँ प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है और बाकी जो भी चलता है, देखिए प्रोस्टिट्यूशन में लाने के लिए उनको ड्रग एडिक्टर बनाया जाता है, उनको अल्कोहलिक बनाया जाता है, तो ये सब क्राइम इंटर रिलेटेड है। तो पुलिस हमेशा हमारे से सहयोग मांगती है और हमें सहयोग करती है। एक बात अभी जब हम आपसे कर भी रहे थे कि जैसे आपको ये शेल्टर होम बनाने के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो इन लोकेलिटीज़ में बनाते थे आप, तो वो लोग भी ऐतराज़ करते थे और सोसाइटी का तो बिल्कुल 0% सपोर्ट रहता है आपको। और साथ में अगर मैं बात करना चाहूँ तो अभी तक मतलब सबसे टफेस्ट जो रहा हो आपका एक्सपीरियंस, किस बच्चे को आपने रेस्क्यू किया और आपको मतलब एक पेन हुई हो कि क्या हुआ बच्चे के साथ? वैसे तो हर एक रेस्क्यू ऑपरेशन वो ही यातना भरा होता है कि बच्चे को हिडन सेल में डाल देते हैं, लेकिन एक जीबी रोड का था, हमारे पास मिसिंग कंप्लेन थी, वो बच्ची ट्रेस भी हो गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले एक डेकोई कस्टमर को हम वो लड़की के साथ बिठाते हैं और फिर हम जाते हैं ताकि वो लड़की तुरंत रेस्क्यू हो जाए। लेकिन जब हम पहुँचे, मतलब पुलिस पहुँचने से पहले, देखो कभी इन्फॉर्मेशन भी लीक हो जाती है और ये लोग ये क्रिमिनल की जो सिंडिकेट है वो इतने शातिर है, इतने एडवांस है, इतने एक्सपर्ट है कि हम जैसे जीबी रोड पे एंट्री किया, वो लड़की को हिडन सेल में छुपा दिया और जो डेकोई कस्टमर था उसको मार के भगा दिया। अभी हम पुलिस के साथ वहाँ पे गए लेकिन लड़की नहीं मिली, फिर वो हिडन सेल तोड़ना पड़ा, जैसे दीवार के पीछे होता है आपको पता भी नहीं चलेगा, वो निकालनी पड़ी। तो अर्ध बेहोश हालत में वो लड़की थी, जिंदा रहेगी कि नहीं। तो वैसे तो बहुत सारे अनुभव हमारे ऐसे रहे हैं कि जो पेनफुल हो। त्रिवेणी जी, जैसा कि हमने अभी बात भी की थी सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी का तो सपोर्ट मिलता ही नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे मीडिया की, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की या अदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो वो लोग भी आपको बहुत एक अच्छी नज़र से नहीं देखते। जैसा कि पीछे एक मूवी भी आई थी भक्षक, वो इस तरह की जो NGOs चलती हैं वो एक गलत मैसेज जाता है, तो कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि आप लोग जब ईमानदारी से काम करते हैं, बिल्कुल निष्ठा से काम कर रहे हैं, रिफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब समाज वाले ही हमें कोऑपरेट ना करें, हमें हेल्प ना करें, तो कितना दुख होता है। अब देखिए, मैं जर्नलिस्ट थी तो मैंने भी कुछ शेल्टर होम में जो गैर रीतियाँ चल रही थी उसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था। तो जो कुछ कोई गलत कर रहा है और उसके बारे में अगर मीडिया गलत दिखा रही है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लेकिन कभी कभी हमेशा जो जितना दिखाते उतना सच भी नहीं होता है। कभी कभी ये बच्चे जो होते हैं, देखिए कोई भी बच्चा उसके ऊपर रेप हुआ हो, वो प्रोस्टिट्यूशन में हो, एक कोर्ट के ऑर्डर से जब शेल्टर होम में आते हैं तो शेल्टर होम में रहना किसी को पसंद नहीं है। उनको लगता है कि ये जेल है, ये प्रोटेक्टिव होम है, वो उसके समझ में नहीं आता है। हाँ, तो और वो एडोलेशन है, उनकी उम्र क्या है। तो कभी कभी बच्चे झूठ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि जितना बच्चों ने बताया वो सब सच है।
तो कभी कभी ये भी होता है कि कभी कोई शेल्टर होम के बारे में बोलता है कि लड़कियां, अभी कोई शेल्टर होम के बारे में लड़कियों ने बताया था कि हमारे ऊपर रोज गर्म तेल डालते थे 2-2 किलो। अरे क्यों शेल्टर होम क्यों तेल डालेगा, तुम्हें रिलीज कर देगा। देखिए हमारे शेल्टर होम में कोई भी बच्ची आती है उसका पूरा काउंसलिंग होता है, क्योंकि वो ट्रॉमा में होते, डिप्रेशन में होते, उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ होता है कि लोगों से उसको नफरत होती है, तो जल्दी से वो हमारे में भी विश्वास नहीं करेगी। लेकिन धीरे धीरे, लेकिन उसका जो भी होता है, उसका मेंटल स्टेटस, मतलब वो क्या चाहती है, हम तो ये, अगर सगे माँ बाप ने बेचा है फिर भी लड़की बोलती है माँ बाप के पास जाना है, तो वो जो बोलेगी वो हमारी सोशल वर्कर, हमारी काउंसलर अपने रिपोर्ट में लिखेगी और वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाएगा और फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिसाइड करेगी कि अगर फैमिली इन्वॉल्व है तो उसको भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। त्रिवेणी जी, अभी जो फाउंडेशन की कितनी और ब्रांचेस हैं, कितनी जगह हमारी ब्रांच चल रही है? हाँ जी, हमारी 4 ब्रांचें हैं, एक मुंबई, एक पूना, एक गुजरात की बॉर्डर पे है पालघर में, और एक दिल्ली में है। कितने लोगों का स्टाफ दिल्ली में है और अदर जगह कितने लोगों का स्टाफ है? चारों जगह पे मिलके 125 से ज़्यादा स्टाफ है और 100 से ज़्यादा हमारे अंडर कवर इन्फॉर्मर है। और अभी बच्चियों की बात करें, आपने बताया कि यहाँ पर टोटल 7,000 बच्चियाँ आप रेस्क्यू कर चुकी हैं, लेकिन एट प्रेजेंट अगर इस सेंटर की बात करें तो कितने बच्चियाँ अभी यहाँ पर हैं? यहाँ पे 62 या तो 65 एज ग्रुप रहता होगा, वही 7 साल से लेके 15-16 साल तक। त्रिवेणी जी, ये आपका जो काम है बहुत रिस्क वाला है, बहुत जोखिम भरा रहता है, तो ऐसा कोई आपके साथ वाकया हुआ हो, इंसिडेंस हुई हो जब आपको किसी खतरे से गुजरना हो, आप पे अटैक हुआ हो या कोई बहुत जोखिम भरा कोई रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके बारे में बताएंगे? जी, हमारी टीम के ऊपर बहुत बार अटैक हुआ है और 2005 में मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ है। ओह माय गॉड, कौन सी जगह मैम? ये मुंबई में। खाली इसी एनजीओ के कारण? हाँ, ये उनको थ्रेटिंग कॉल बहुत आते थे और वो रेस्क्यू ऑपरेशन करके रिटर्न आ रहे थे, तभी उनकी कार से दूसरी कार को, मतलब देखा जाए तो पुलिस रिपोर्ट में भी वो एक्सीडेंट ही आया है, लेकिन उनको पहले हॉकी से मार के यहाँ पे ही मारा था हॉकी से, और बाद में कार में बिठा के कार को ही एक ये टक्कर मार दी। त्रिवेणी जी, जो स्पॉट्स हैं जैसे कि दिल्ली का जीबी रोड हो गया, कमातीपुरा हो गया या बंगाल का, वो वहाँ तक बच्चियाँ पहुँचती कैसे हैं? देखिए, ये ट्रैफिकर, ये जो पूरी सिंडिकेट है, तो गांव से उनके पहचान करके उसको बहलाना फुसलाना, कभी माँ बाप को भी कन्विंस करके उनको पैसा देना, प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से वहाँ पे एक खोलना अपनी ऑफिस, तो एक लड़की 5-6 आदमी के पास मतलब ट्रांसफ़र हो के आती है। जैसे नेपाल से निकली लड़की तो पहले बॉर्डर पे आती है, फिर गोरखपुर आती है, फिर वो दिल्ली आती है, फिर दिल्ली में भी उसको थोड़े दिन रखा जाता है एक जगह पे, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि क्लाइंट के साथ कैसे बर्ताव करना है, किस तरह से करना है। मल्टीपल टाइम बेचा भी जाता है बच्चे? हाँ, पहले जब वर्जिन लड़की होती है उसका तो पहले ही सौदा होता है, उसका ऑक्शन होता है। मुझे ये सब बताना नहीं है, लेकिन उसके मल्टी मिलियनर वर्जिन गर्ल की डिमांड करते हैं। तो एक लड़की मतलब पहले दिन ही 5 लाख 10 लाख में बिकी जाती है वो एक नाइट के लिए। उसको बोलते हैं नथ उतारना। वर्जिन गर्ल का पहले दिन का सौदा होता है, उसको बोलते हैं नथ उतारना। तो वो बहुत महंगा होता है। फिर वो लड़की फिर थोड़े दिन रखे जाते हैं और उसको वर्जिन करके कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट को दी जाती है। फिर वो एकदम समझो कि 4-6 महीने के बाद फिर वो लड़की को रेड लाइट एरिया में लाया जाता है। और अभी रेड लाइट एरिया तो सिर्फ नाम का रह गया है, बाकी दिल्ली के अलग अलग जगहों पे मसाज पार्लर, स्पा, ब्यूटी पार्लर, ये क्या डांस बार, गेस्ट हाउस, इवन हाईवे पे ढाबा, सब जगह पे वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन, लोग बहुत हाँ ऑनलाइन भी चल रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन।
इतनी सारी बच्चियों को इस बुराई की दलदल से निकालना और उनके साथ मेहनत करना, कोई ऐसा बच्चे का एग्जाम्पल आया हो कि बच्चा अपनी लाइफ के अंदर कुछ बना हो, एग्जाम्पल सेट किया हो उसने, उसका अगर कोई उदाहरण हो तो हमें बताएं। हजारों उदाहरण है। आप शक्ति समूह करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारी लड़कियां, हमारी सर्वाइवर चला रही है, उसको रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। वेस्ट बंगाल में मुक्ति बंधन करके संस्था चला रही है। और वैसे हमारी लड़कियां टैक्सी चला रही है, एयरपोर्ट पे क्लीनिंग का काम कर रही है, हाउसकीपिंग हॉस्पिटैलिटी का काम करे। रिलायंस इतनी बड़ी हॉस्पिटल में हमारी लड़कियां काम कर रही, हाउसकीपिंग हॉस्पिटैलिटी और बाकी का, और बहुत सारे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अभी हमारी 2 लड़कियां जापान जाके आए और खुद जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसका ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं और बहुत वो आगे बढ़ रहे हैं। नर्स बन के कनाडा में गई है। तो इस तरह से हमारी सर्वाइवर लीडर है। और आज हमारे यहाँ पे हमारी संस्था में एक एकत्र नाम का प्रोजेक्ट है जो कि सर्वाइवर लीडर ही चला रही है। मतलब शेल्टर में ट्रेनिंग देना से लेके सिलाई बुनाई जो भी सिखाते वो हमारी लड़कियां सिखाती है, बाहर के कोई टीचर नहीं। त्रिवेणी जी, अगर हमारी सोसाइटी के अंदर आजकल अगर देखें तो 10 साल से लेकर 18 साल तक की जो उम्र मानी जाती है वो बच्चियों के लिए बहुत ही नाजुक दौर होता है। ऐसे में बहुत सारे केसेस आते हैं जब बच्चियां घर से चली जाती हैं अपनी मर्जी से, दबाव में या लालच के अंदर, तो लेकिन उनके पेरेंट्स भी डरते हैं कि वो चीज़ समाज के सामने ना आए, और ऐसे में बच्चा कई बार आना भी चाहता होता है तो वो भी नहीं आ पाता। तो इस केसेस के बारे में, ऐसे केसेस में आपकी क्या ओपिनियन है और आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 10 से 18 साल की उम्र ऐसी होती है, जैसे एडोलेसेंट बोलते हैं, बच्चे चंचल होते हैं और बच्चे के ऊपर माँ बाप इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या चाहते, वो क्या बताना चाहते, वो उनके कौन, अभी वो भी मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, वो भी सब अलग अलग देखते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे केस ऐसे आए हैं कि रन अवे, लड़की घर से भाग जाती है क्योंकि छोटी उम्र में कोई बॉयफ्रेंड मिल जाता है या माँ बाप कुछ डांटते हैं तो लड़की भाग जाती है। चाइल्ड मैरिज के भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं दिल्ली में कि 15 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो, 12 साल की लड़की की शादी हो गई हो, हमने शादी कर लिया मंदिर में, सामने वो लड़का भी माइनर होता है, वो भी अलग शेल्टर में जाता है, वो लड़की यहाँ आती है। लेकिन मैं पेरेंट्स से एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपका बच्चा क्या कर रहा है वो आप ध्यान दो, क्योंकि अभी जो इंटरनेट आया है और उनके हाथ में मोबाइल आया है तो वो कौन कौन सी साइट पे जाके क्या क्या देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान दो। और आजकल के बच्चियां, अभी बहुत सारे केस हमारे ध्यान में ये आ रहा है, ड्रग एडिक्शन, उनको ड्रग एडिक्टर बना दिया जाता है और फिर उसको प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता है। अभी ड्रग को चाहिए ही चाहिए और इसके बाद फिर वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आज भी बहुत सारे पेरेंट्स है वो खुल के बताते नहीं है या हमारी बदनामी हो जाएगी करके नहीं बताते हैं, लेकिन उसकी दोस्ती किसके साथ है या स्कूल कॉलेज में जा रहे तो पहले देखो, पहले हम बोलते थे कि गरीब की लड़की प्रोस्टिट्यूशन में जा रही है, लेकिन आज अच्छे घर की लड़की भी प्रोस्टिट्यूशन में फंस रही है। त्रिवेणी जी, हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि स्पा सेंटर्स हो गए, प्रोस्टिट्यूशंस हो गए, ये सब पुलिस की नाक के नीचे चल रहा होता है और पुलिस अपने आप कोई एक्शन नहीं लेती जब तक कि आप जैसी कोई एनजीओ सामने नहीं आती या कोई पब्लिक की शिकायत नहीं होती। तो आखिर ऐसा पुलिस की क्या मजबूरी हो जाती है या प्रशासन की क्या मजबूरी होती है कि वो ये सब कुछ देखकर भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं? देखिए, स्पा चल रहा है, पुलिस को मालूम है स्पा चल रहा है और स्पा के अंदर प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, वो भी है, लेकिन वो विलिंगली कर रहे हैं, उनका कहीं शोषण नहीं हो रहा है। और जब तक कोई लड़की कंप्लेन नहीं करती है कि मेरा शोषण हो रहा है या मुझे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, तब तक पुलिस एक्शन नहीं लेती है। अभी हमारे सामने बहुत सारे किस्से ये आए हैं कि स्पा में थाई लड़कियां को लाया जाता है, थाई लड़की से पासपोर्ट ले लिया जाता है और फिर बोलते हैं कि तुम ये करो, अभी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम यहाँ पे आरोपी हो,
तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है। तो हमें अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम थाई लड़की के पास अपना जो अंडरकवर है इन्फॉर्मर, उनको हम स्पाई कैमरा पहना के भेजते हैं। वो लड़की से बात करते हैं कि अगर उसको वहाँ से निकलना है तो हम पुलिस को ले आके हम रेस्क्यू कर सकते हैं। अगर लड़की बोलती है कि हाँ हमें यहाँ से रेस्क्यू होना है, तो हम वहाँ जाके उनको रेस्क्यू करते हैं। और बाद में उनकी जो भी प्रोसीजर है उसमें हमें होम मिनिस्ट्री भी हेल्प कर रही है, थाई एम्बेसी भी हेल्प कर रही है। तो यानी कि अब इस पूरे एंगल के अंदर जो फॉरेन एंगल आता है, जो फॉरेन एंट्री होती है, वो इसी तरह के उसमें होती है। स्पा सेंटर्स हो गए या इस तरह के जो प्रोस्टिट्यूशन हाउस हो गए। और दूसरा ये कि जैसे पुलिस ने अपने इंटरव्यू में ऑन कैमरा बताया था, एक बड़े पुलिस ऑफिशियल ने, कि प्रोस्टिट्यूशन इज अवर सोसाइटीज नीड। अगर हम ये स्पा या डांस बार या मसाज पार्लर हम बंद कर देंगे तो निर्भया जैसे रेप केस और बढ़ जाएंगे। इसीलिए जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं उनको हम छेड़ेंगे नहीं। तो ये थी आज की हमारी पूरी बातचीत। किस तरीके से त्रिवेणी जी ने अपने पूरे उस दर्द को भी बयां किया है जो इन्होंने जो सफ़र 1993 में शुरू किया था। हालांकि इन्होंने जिस तरह से सोसाइटी को बदलने के लिए अपने परिवार के साथ अपने हस्बैंड को खोया, अपने परिवार के साथ हुई जास्तियों को देखा, लेकिन इनका हौसला और हिम्मत आज भी नहीं रुका है। तो ये था हमारा आज का खबरनामा का पहला एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा।